हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल डिएरेशन के बारे से या फिर डिएरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल और कौन कौन से टाइप्स के डिएरेटर यूज़ किया जाता है, वो सारे चीज़ के बारे से देखेंगे। कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे। इसके पहले मैं डिएरेटर का वीडियो और बना चुका था, लेकिन कैमरे क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए और कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे वो भी छूटे हुए थे। तो आज वो सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में फिर से कवर कर लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कई लोग कमेंट्स करके बोले भी थे कि कैसे वहाँ पर क्या रिएक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ के बारे से हम लोग बात करेंगे। क्या होता है केमिकल डिएरेशन, क्या होता है मैकेनिकल डिएरेशन, क्या होता है, इन सारे चीज़ के बारे से आज हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आप लोग जान ही रहे हो कि बॉयलर में हम लोग डिएरेटर का यूज़ जनरली हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो डीएम प्लांट से जो वाटर बन के आता है ना, डीमिनरलाइज्ड वाटर, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन की डिज़ोल्व ऑक्सीजन या फिर डिज़ोल्व गैसेस या फिर ऑक्सीजन हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मतलब कि मान के चलो कि H2O क्या है, एक वाटर है। इस वाटर में अगर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर दें, H2O मतलब कि क्या होगा, O का एक पार्टिकल्स और H के दो पार्टिकल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स, मतलब कि ये दो वाटर के बीच में एक ऑक्सीजन का होना, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही हम लोग को रिमूव करना क्या कहलाता है, डीऑक्सीजनेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिएरेटर पर क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेशन या फिर डीगैसिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो डिएरेटर होता है वो क्या होता है, वो कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है करके क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होगा। डिएरेशन इन डिएरेटर इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। द फर्स्ट प्रिंसिपल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई हेनरीज लॉ। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हेनरीज लॉ पर वर्क करता है। हेनरीज लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। एज पर हेनरी लॉ द गैस सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज द गैस पार्शियल प्रेशर एबव द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। मतलब क्या होगा, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ यहाँ पर एक थ्योरी दिए थे कि जब भी हम लोग किसी वाटर का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में यदि कोई ऑक्सीजन्स हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या करना है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई एक मान के चलो कि एक कटोरा में आप पानी ले लिए, पानी में अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन्स हैं तो आप क्या करोगे, जब यहाँ पर बोला है कि पार्शियल प्रेशर एबो द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, अगर इस सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर को हम लोग कम कर दें तो क्या हो जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहलाता है, द सेकेंड लॉ प्रिंसिपल दैट गवर्नर्स डिएरेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन गैस सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। गैस सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर मतलब कि यहाँ पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है और उसके टेम्परेचर डिफरेंस पर जो वर्क करेंगे तो उसके द्वारा भी हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ही तरीके हैं। तो एक चीज़ देख लो, एक तो हो गया पार्शियल प्रेशर से, अगर हम लोग उसको पार्शियल प्रेशर को अगर डिक्रीज कर दें तो वहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, पहला कंडीशन। अभी देखते जाइए, आपको यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो एक तो हम लोग पार्शियल प्रेशर, इस वाटर के पार्शियल प्रेशर को क्या कर दें, कम कर दें, मतलब कि इसको वॉल्यूम क्या कर दें, फैला दें, या तो किसी वजह से उसको स्प्रे कर दें बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। तो स्प्रे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइड एरिया में फैल जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, उसके टेम्परेचर को चेंज करके, गैस की सॉल्युबिलिटी के टेम्परेचर को चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से इस ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसको यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए, दो टाइप्स के हम लोग डिएरेटर का उपयोग करते हैं। एक होता है मैकेनिकल डिएरेशन या फिर मैकेनिकल डिएरेटर के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है केमिकल डिएरेशन या फिर केमिकल डिएरेटर के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो याद रखना, मैकेनिकल डिएरेशन या फिर डिएरेटर ये दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखा हूँ डीगैसिफिकेशन एंड डीऑक्सीजनेशन।
जब भी आप बीओई के एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर आपको व्हाट इज़ ए डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस और डीगैसिफिकेशन प्रोसेस ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डीगैसिफिकेशन जो प्रोसेस होता है, इस डीगैसिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ यहाँ पर जो हम लोग वाटर यूज़ करने वाले हैं उस वाटर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है ना, और नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसमें बहुत सारे जो गैसेस हैं, अगर इन बहुत सारे गैसेस को अगर यहाँ से रिमूव किया जाए तो वो कहलाएगा डीगैसिफिकेशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और डीऑक्सीजनेशन कब बोलेंगे, जब हम लोग को इस गैस के सॉल्युबिलिटी, इस वाटर के सॉल्युबिलिटी में अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव करें तो वो कहलाता है डीऑक्सीजनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी डिरेटर यूज़ करते हैं वो लगभग 3 प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको बता देता हूँ, फर्स्ट है वैक्यूम डिरेटर, दूसरा एटमॉस्फेरिक डिरेटर और तीसरा होता है हाई प्रेशर डिरेटर। तो ज़्यादातर हम लोग प्लांट एरिया में क्या होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर पर वर्क करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर डिरेटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो प्रेशर होता है वो कितना कितना रखा जाता है, अगर कितना केजी वर्किंग प्रेशर है तो वहाँ पर कौन से डिरेटर का उपयोग करेंगे उसके बारे से देख लेते हैं। तो यदि जो वैक्यूम डिरेटर होता है वो लगभग 1.18 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसका वर्किंग प्रेशर होता है। और जो एटमॉस्फेरिक होता है वो कितना रखा जाता है, 1.23 से 1.73 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर वर्क करता है, ठीक। नेक्स्ट है हाई प्रेशर वाला जो डिरेटर रहेगा वो 1.73 से लेकर के 7.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ये काम करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ का कौन से टाइप से है। हम लोग के यहाँ जनरली जो पावर प्लांट में यूज़ करते हैं वो क्या रहता है, हाई प्रेशर डिरेटर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ ये है डिरेटर का डायग्राम। लगभग इसमें सारे चीज़ को कवर करने की कोशिश की गई है। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा सारी चीज़, तो मैं एक एक चीज़ को, पार्ट्स को बता देता हूँ कि इस पर क्या क्या होता है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे से। तो देख लीजिए पहले यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है। जो हम लोग यहाँ पर देखिए, एक होता है वर्टिकल सेल बोला जाता है, एक वर्टिकल सेल रहेगा और एक रहेगा हॉरिजॉन्टल सेल रहेगा, ठीक है। तो वर्टिकल सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन या फिर गैसेस को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोग वर्टिकल सेल का उपयोग करते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल सेल का उपयोग क्यों किया जाता है, जो ऑलरेडी गैस वहाँ से रिमूव हो चुके हैं उसको फिर से वाटर को स्टोर करने के लिए हम लोग नीचे वाले सेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सेल में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का स्टोरेज टैंक का काम करेगा, किसके लिए, बीएफपी के लिए, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस वर्टिकल सेल पर एक क्या रहेगा, सेफ्टी वाल्व, वेंट, और एक रहता है प्रेशर गेज। और नीचे अगर हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वाटर फ्रॉम डीएम, ये एक हेडर लगा रहेगा, सबसे ऊपर साइड में एक हेडर रहेगा जो कि वाटर का हेडर रहेगा। वो वाटर कहाँ से सप्लाई किया जाता है, डीएम प्लांट से सप्लाई किया जाता है। अगर डीएम प्लांट समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर एक रहता है सीएसटी टैंक, कंडेंस ट्रांसफर टैंक। कंडेंस टैंक जो होता है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंडेंस ट्रांसफर पंप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको डिरेटर तक पानी की सप्लाई को किया जाता है। यहाँ पर पानी आने के बाद में क्या हो जाएगा, इस हेडर पर पूरा भरेगा और इस नीचे साइड में क्या लगाया जाता है, एक एक नोजल रहता है। ये नोजल क्या करेगा, जो पानी आ रहा है उसको इस नोजल के थ्रू हम लोग जब पास कराएंगे तो नोजल का काम क्या होता है, प्रेशर को डिक्रीज कर देना। वहाँ मतलब कि आउटलेट पे क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे कि आपको इंजन जानते हो ना, डीजल इंजन में हम लोग जो इंजेक्टर यूज़ करते हैं, या फिर सीधा सीधा आप याद करो गार्डन में जो फुहारे उड़ते हैं,
पानी के लिए जो फुहारे लगाए रहते हैं एकदम ज़्यादा बारीक कण में क्या करता है वो स्प्रे करता है ना, तो उसको क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने से क्या होता है, फर्स्ट आपको बताया था पार्शियल प्रेशर, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है अगर हम लोग उसको स्प्रे कर देंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है, और बहुत कम होने की वजह से यहाँ से ऑक्सीजन आसानी से रिमूव होना चालू हो जाता है। एक चीज़ वो हो गया। दूसरा चीज़, यहाँ पर हम लोग जो स्प्रे किए, अब ये बहुत छोटे छोटे कण में, महीन कणों में क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और उसके बाद वो क्या होता है, यहाँ पर ट्रे लगे होते हैं, बहुत सारे ट्रे रहते हैं। उस ट्रे में जैसे कि आपका कूलिंग टावर जो देखे हो ना, वहाँ पर पानी कैसे गिरता है, बूंद 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 करके गिरता है ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे क्या हो जाता है, इस ट्रे में छनने के बाद वो बूंद बूंद करके नीचे गिरना चालू हो जाता है। और नीचे से क्या दिया जाता है, एक स्टीम लाइन सप्लाई की जाती है। ये स्टीम कहाँ से लिया जाता है, आपका बॉयलर से ही सप्लाई लिया जाता है। अगर बॉयलर नहीं है तो कई जगह PRDS से लिया जाता है, या फिर कई जगह टरबाइन से ब्लीड करके भी लिया जाता है। तो ये 2-3 कंडीशन से हम लोग यहाँ पर स्टीम प्रोवाइड करते हैं। ये स्टीम का काम क्या है, उस ड्रॉप प्लेट्स जो वाटर हैं उसको हीट देने के लिए। सेकेंड लॉ यहाँ पर जो बोला गया था, प्रिंसिपल दैट गवर्नर्स ड्यूरेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन गैस सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। अगर हम लोग किसी वाटर की टेम्परेचर को अगर 105 डिग्री से ज़्यादा गर्म करते हैं, ठीक है, अगर 105 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन ऑटोमेटिक रिमूव होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड जो लॉ है वो क्या हो गया, टेम्परेचर को इंक्रीज करके भी हम लोग ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, डिजॉल्व जो भी गैसेस हैं उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों लॉ, और ये दोनों लॉ यहाँ पर काम करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, एक हो गया टेम्परेचर डिफरेंस और दूसरा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको नोजल के थ्रू स्प्रे करा दे रहे हैं, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर कम हो जा रहा है। और दूसरा क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। तो हीट किसके द्वारा दे रहे हैं, स्टीम के थ्रू दे रहे हैं। तो स्टीम के द्वारा हम लोग हीट दे रहे हैं, तो उसका क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। और 105 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर आ जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है अगर दोनों सिस्टम को एक साथ अप्लाई कर दिया जाए तो। ठीक, इसीलिए वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स में भी कन्वर्ट करते हैं और स्टीम का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है ये मैकेनिकल डिएरेटर होता है। और मैकेनिकल डिएरेटर कैसे फंक्शंस करते हैं उसको चलिए हम लोग देखते जाते हैं। तो यहाँ से जैसे कि DM प्लांट से वाटर आया, वाटर को हम लोग क्या किए, स्प्रे किए, मतलब कण, छोटे छोटे कण के रूप में उसको क्या कर दिए, हम लोग तोड़ दिए, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिए। तो ये जब ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ उसके बाद यहाँ से क्या, कुछ ऑक्सीजन्स तो रिमूव हो गए, साथ ही साथ में जब ये ट्रे में आएगा तो छोटे छोटे बूंद के रूप में क्या हो जाएगा, वो गिरते जाएगा। ठीक, गिरते जाएगा। इस ट्रे का काम क्या है, उसको बूंद में, छोटे छोटे बूंद में कन्वर्ट करना। और नीचे साइड से क्या किया जाता है, स्टीम की सप्लाई की जाती है। तो जो छोटे छोटे बूंद आ रहे हैं उसको हीटअप करने के लिए हम लोग को बहुत कम समय में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हीटअप कर सकते हैं। इसीलिए उसको यहाँ पर बूंद बूंद करने से दो तरह से फ़ायदा हो जाता है, एक तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज भी हो जाता है, प्लस दूसरा चीज़ हम लोग को क्या मिल जाता है, उसको हीटअप करने के लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको हीटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टीम की सप्लाई क्यों दिया जाता है, इसको हीट देने के लिए, उस वाटर जो आ रहा है उसको हीट देने के लिए। तो यहाँ पर जब हम लोग हीट देंगे तो इसका दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका इकोनोमाइजर इनलेट का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जो बॉयलर पर पानी जा रहा है उसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो उसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब वहाँ से उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को बहुत कम हीट की आवश्यकता होगी। कुछ परसेंट मतलब कि वो आपकी इफिशिएंसी को क्या कर देता है, वो बॉयलर की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए काम आता है। दूसरा चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर स्टीम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन्स हैं या डिजॉल्व गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर पानी और स्टीम के मिक्सिंग, डायरेक्ट मिक्सिंग टाइप होता है ये। मिक्स होने के बाद में यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक वेंट लगाया जाता है। इस वेंट के थ्रू वो कंटिन्यू क्या होता है, बाहर रिलीज होते रहता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होते जाता है। और इन केस यहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, इस सेल पर, वर्टिकल सेल पर अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो उसके लिए क्या दिया जाता है, एक सेफ्टी वाल्व प्रोवाइड किया जाता है। ये सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है, एक्सेस एयर को वहाँ से रिमूव करने का काम करता है। और यहाँ पर जो प्रेशर गेज है वो क्या करेगा, डिरेटर के अंदर पार्शियल प्रेशर, जो भी प्रेशर वहाँ पर जनरेट हो रहा है उसको शो करता रहेगा। ठीक है,
अब उसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गए तो यहाँ से क्या आता है, वो नीचे आता है इस वर्टिकल सेक्शन में, और यहाँ आने के बाद में एक लाइन डायरेक्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। यहाँ से पानी आके क्या हो जाएगा, नीचे वाले हॉरिजेंटल जो सेल है वहाँ पर आके ये स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लाइन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रेशर बैलेंसिंग लाइन, और दूसरा होता है बैलेंसिंग लाइन, और तीसरा होता है रीसर्कुलेशन लाइन, और चौथा होता है इनिशियल फिलिंग लाइन और ओवरफ्लो भी बोला जाता है। और यहाँ पर एक लाइन रहेगा बीएफपी का, और बीएफपी के जस्ट बाद में लगा रहता है एक ड्रेन लाइन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो बीएफपी का सक्शन होता है वो एकदम बॉटम से ना करके उसको क्या किया जाता है, कुछ हाइट तक ऊपर से लिया जाता है, और वहाँ पर क्या बनाया जाता है, बहुत सारे एक हेडर में बहुत सारे होल्स कर देते हैं। ठीक है, एक हेडर में बहुत सारे होल्स कर देंगे। तो सोचो अगर ये होल रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पानी है वो शुद्ध पानी इसके अंदर एंटर करेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बीएफपी उसको फिर सक्शन करेगा, और इसके बाद इसको आसानी से वो क्या कर सकता है, प्रेशराइज करके बॉयलर ड्रम तक भेज सकता है। अगर इनकेस कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको हम लोग हाइट पर क्यों लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हाइट पर क्यों लगाया जाता है, तो क्या होगा, कुछ कुछ जो सॉलिड यहाँ पर सेगमेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, अगर इस पर आ भी गए पानी में कुछ गंदगी, या फिर अगर हम लोग को डायरेक्टर को खाली करना हो पूरी तरह से कोई भी मेंटेनेंस के लिए, तो क्या किया जाता है, यहाँ पर ड्रेन लाइन लगाया जाता है। इसीलिए जो भी गंदगी हो वो बीएफपी के अंदर ना प्रवेश कर सके, इसीलिए इसको थोड़ा सा हाइट पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है इनिशियल फिलिंग लाइन और ओवरफ्लो लाइन। जब भी डायरेक्टर पर वाटर का जो लेवल है वो अगर एक निश्चित लेवल से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कर देता है, वो रिलीज़ कर देता है, ऑटोमेटिक रिलीज़ कर देता है, और उस पानी को हम लोग वेस्ट ना करके कहाँ भेज देते हैं, इनिशियल फिलिंग टैंक में उसको क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, और उसी को ही बोला जाता है ओवरफ्लो, डायरेक्टर ओवरफ्लो के नाम से भी जाना जाता है। इस इनिशियल फिलिंग वाले पानी को फिर से हम लोग कहाँ भेज सकते हैं, सीएसटी टैंक में वापस रिटर्न हम लोग उसको भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर गेज ग्लास जो लगा हुआ है। इस गेज ग्लास का काम क्या है, डायरेक्टर पर एक निश्चित वाटर लेवल को शो करते रहना। अगर यहाँ पर हम लोग गेज ग्लास नहीं देंगे तो इसके वाटर के लेवल को हम लोग इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब ये वाटर लेवल भर जाएगा तो यहाँ पर प्रॉपर वो ड्यूरेशन का काम नहीं कर सकता, इसीलिए इस पर क्या दिया जाता है, गेज ग्लास दिया जाता है, ताकि उसको मैनुअली आप जा करके चेक करते रहो बीच बीच पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लाइन रहता है डायरेक्टर के साथ में जुड़ा रहेगा बैलेंसिंग लाइन, और एक कहलाता है रीसर्कुलेशन लाइन। ये दोनों लाइन कहाँ से आके जुड़े रहते हैं, बीएफपी के आउटलेट से आके जुड़े रहते हैं। ठीक है, बीएफपी के आउटलेट मतलब क्या होता है, जब भी डायरेक्टर से हम लोग सक्शन लेते हैं तो उस पानी को हम लोग हाई प्रेशर में कहाँ भेजते हैं, बॉयलर पर भेजा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आपका बीएफपी जो है पानी भेज रहे हैं 70 kg में, और आपके बॉयलर का वर्किंग प्रेशर सिर्फ 40 kg वर्किंग प्रेशर है, तो पानी तो 70 kg का वहाँ पर जा रहा है प्रेशर में, लेकिन वहाँ पर क्या किया जाता है, फीड चेक वाल्व लगाया जाता है। वो फीड चेक वाल्व क्या करता है, प्रेशर को बॉयलर के प्रेशर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा के भेजता है, और बाकी प्रेशर को क्या कर देता है, वो रोक देता है। तो वो जो बाकी प्रेशर रोका है और एक्स्ट्रा जो फ्लो है, क्योंकि हर एक बीएफपी का अपना एक मैक्सिमम फ्लो होता है, तो हम लोग को एनी टाइम तो मैक्सिमम फ्लो पर चलाना नहीं है, कुछ परसेंट क्या रहता है, कम रहता है। तो वो जो कुछ परसेंट कम और प्रेशर को जो कम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रीसर्कुलेशन लाइन। तो वो कहाँ आ जाता है, फिर से वो जितना अपने की ज़रूरत है बॉयलर में उतना ले लिए, और जितना ज़्यादा एक्सेस जो प्रेशर जनरेट किया है उसको कहाँ ला के छोड़ देता है, वो फिर से डायरेक्टर में ला के उसको रीसर्कुलेट करते रहता है। ठीक है, और ये जो बैलेंसिंग लाइन है, अब क्या हो गया, सडनली अगर बॉयलर में अगर कुछ प्रेशर कम करना हो फीड लाइन का, तो बैलेंसिंग लाइन जो रहता है वो फीड पंप पर बीएफपी पर, वो बैलेंसिंग लाइन क्या करता है, दोनों इनलेट और आउटलेट के पास में वो बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, रोटर का, ताकि वो कोई भी वाइब्रेशन वगैरह से बचा जा सके। तो ये बैलेंसिंग लाइन पे प्रेशर के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होगा तो उसको क्या कर देता है, यहाँ रीसर्कुलेट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर ये सारी चीज़ फंडा अगर समझ में आया होगा तो एक चीज़ इसको नहीं बता पाया था, प्रेशर बैलेंसिंग लाइन। अगर किसी कारण से अगर वर्टिकल लाइन पर अगर यहाँ पर कुछ चोक हो गया तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशराइज हो जाएगा। तो ये प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक लाइन दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रेशर बैलेंसिंग लाइन, प्रेशर बैलेंसिंग लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर
ये जो फर्स्ट आप देखे हो वो क्या है, मैकेनिकल डिएरेशन। ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं वो मैकेनिकल डिएरेशन के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है केमिकल डिएरेशन। केमिकल डिएरेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग अपने बॉयलर में दोनों एक साथ यूज़ करते हैं। मैकेनिकल डिएरेशन, ये जो जितना भी प्रोसेस हुआ है ये मैकेनिकल डिएरेशन के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद बीएफपी के सक्शन लाइन पर यहाँ पर क्या किया जाता है, डोजिंग किया जाता है, ठीक है, डोजिंग। और वो जो डोजिंग होता है वो क्या कहलाता है, एलपी डोजिंग। एलपी डोजिंग के नाम से जाना जाता है। और यही एलपी डोजिंग ही क्या कहलाता है, केमिकल डिएरेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या रहता है, एक रहेगा हाइड्रोजन और अमोनिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये दो केमिकल नाम, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है अमोनिया, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। एलपी डोजिंग मतलब एलपी का फुल फॉर्म क्या है, लो प्रेशर डोजिंग होता है। और एचपी मतलब होता है हाई प्रेशर डोजिंग। तो यहाँ पर एलपी डोजिंग का उपयोग किया जाएगा। और एलपी डोजिंग कहाँ पर करते हैं, बीएफपी के सक्शन लाइन पर इसको डोज किया जाता है, ताकि जो भी रेसिडुअल ऑक्सीजन जो बच चुके हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो बचे हुए हैं, उसको क्या कर सकें, यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकें और वो बॉयलर तक पहुँचे ही ना। अब दूसरा चीज़, इन केस अगर हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर पाए तो, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करना क्यों आवश्यक है, तो उसके लिए चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन के लिए आपको बता दूं, रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, कोरोसिव, सीधा सीधा कोरोसिव को देख लेते हैं। कोरोसिवनेस की अगर बात की जाए तो क्या होता है, मान के चलो कि आपका जो वाटर है उसमें अभी CO2 की परसेंटेज है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस उसमें मिली हुई है, और पानी क्या है, H2O है, ठीक है, H2O है। तो ये जो है केमिकल रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा वो क्या कहलाता है, CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पर O3। तो ये जो O3 है, अब ये O3 क्या हो जाता है, CH2O3 क्या कहलाएगा, कार्बोनिक एसिड कहलाता है, ठीक है। तो यही जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या कर देगा, बॉयलर के ट्यूब के साथ क्रिया करके वो क्या बना लेता है, कोरोजन या फिर इरोजन कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोरोजन कर देगा। तो कोरोजन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपका ट्यूब पंचर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए उसको क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव करने का काम किया जाता है डिएरेटर पर, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई एक बंदा है जो कमेंट्स किया था कि हाउ टू, हम लोग कैसे उसको, जब हम लोग अगर डिएरेटर पर ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं वाटर से, तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कैसे हो जाता है। तो भैया आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो भी हो, अगर आपको कन्फ्यूजन था तो यहाँ पर देख लीजिएगा। जब हम लोग मान के चलो कि H2O है, उनका कहने का मतलब है, तो अगर हम लोग O को रिमूव कर देंगे, तो भैया O को हम लोग रिमूव नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी क्या है, पानी है, ये पूरा भाग क्या है, पानी है। और इस पानी के अंतर्गत जैसे कि O ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हैं, तो इन 2 हाइड्रोजन और ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच, ठीक है, ये 2 अलग अलग वाटर पार्टिकल्स हैं, और इन 2 वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन है वो कहलाता है यहाँ पर डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस हम लोग डिसॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये ऑक्सीजन आगे चल के फेरस मटेरियल के साथ में, मतलब कि ट्यूब क्या है, फेरियस मटेरियल है, तो फेरस मटेरियल के साथ में ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, और ये ऑक्साइड क्या करता है, वहाँ पर कोरोजन को बढ़ावा देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एलपी डोजिंग हो गया, एचपी डोजिंग हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग डिएरेटर को हमेशा एक निश्चित हाइट पर ही रखा जाता है,
क्यों? कई लोग का कहना है कि जो डिरेटर होता है अगर उसको हम लोग हाइट पर रखेंगे तो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर हम लोग को बीएफपी के लिए सक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो एक तो वो है ही। अब यहाँ पर थोड़ा चलते हैं प्रैक्टिकली बेसिस पर। थोड़ा सोचो, जब भी हम लोग यहाँ पर स्टीम प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से एक वाटर आ रहा है तो मिनिमम इसका जो प्रेशर रहता है वो मान के चलो कि जैसे कि मेरे यहाँ का अगर बताऊँ तो अगर ये 3 kg है, अगर ये 3 kg प्रेशर जनरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इन सभी कार्यों को करने के लिए यहाँ पर अगर टोटल अगर प्रेशर की बात की जाए इस सिस्टम की, तो अगर वो 3 kg प्रेशर जनरेट कर रहा है तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बीओई में कि क्यों हम लोग को डिरेटर पर 120 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना ही चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको पता चल ही गया कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वहाँ से ऑक्सीजन की जो परसेंट है वो या फिर गैस जो है वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं या फिर एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित हाइट पर रखेंगे, मान के चलो अगर इस डिरेटर के हाइट को प्रत्येक 3 मीटर पर अगर बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाता है, 1 kg प्रेशर जनरेट होता है पूरे इस सिस्टम पर। ठीक है, अगर आप इस जमीन से अगर उसको 3 मीटर हाइट पर रख दिए तो क्या हो जाएगा, उसका 1 kg प्रेशर जनरेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसका दबाव उसका क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी जो लिक्विड है और इस लिक्विड को यदि हम लोग पूरा उस हाइट को अगर उठाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हर एक 3 मीटर के बाद में 1 kg का प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आपके सिस्टम के जो बॉयलर हैं वो हाई प्रेशर है। अब वहाँ तक हाई प्रेशर में आपको पानी को भेजना है और हाई फ्लो के साथ में भेजना है, तो क्या होना चाहिए, बीएफपी का सक्शन का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो सक्शन का प्रेशर प्रॉपर बनाए रखने के लिए, ताकि बीएफपी के सक्शन लाइन पर क्या हो, कोई भी कैविटेशन ना हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी कैविटेशन ना हो, इसके लिए वहाँ पर प्रॉपर क्या किया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है। दूसरा चीज़, जब अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब हम लोग इस पर स्टीम प्रोवाइड करते हैं तो आपका सिस्टम का प्रेशर यदि 3 kg हो रहा है, चल रहा है, तो इस सिस्टम के प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका सैचुरेशन टेम्परेचर। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको मिटा के बता रहा हूँ। तो उस प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर 3 kg प्रेशर है वाटर का, तो इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, लगभग 125 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, लगभग। स्टीम टेबल से आप देख सकते हैं। तो अब मान के चलो डिरेटर का अगर टेम्परेचर मैं 125 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा, जो वाटर फॉर्म में है, अभी ये वाटर फॉर्म में है 3 kg पर, अगर 125 से अगर मैं ज़्यादा बढ़ा दिया टेम्परेचर डिरेटर का, तो क्या हो जाएगा, वो पूरे जो लिक्विड अवस्था में है वो पूरे वेपराइज हो जाएंगे। क्योंकि सेचुरेशन टेम्परेचर से जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर हम लोग 3 kg का प्रेशर क्या हो रहा है, सिस्टम पे वर्क कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम लोग 10 मीटर हाइट पर ऊपर रख दें या फिर 9 मीटर हाइट पर ऊपर रख दें, तो 9 मीटर मतलब प्रत्येक 3 मीटर में 1 kg बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 kg का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब 3 kg आपका सिस्टम का प्रेशर और 3 kg उस हाइट के द्वारा जो प्राप्त हुआ है वो। अब टोटल जो बीएफपी का सक्शन होगा, वो सक्शन का जो प्रेशर है, सक्शन प्रेशर, वो कितना हो जाएगा, 3 + 3 = 6 kg के बराबर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो सक्शन क्रिएट हो रहा है वो कितना kg हो जाएगा, 6 kg का इसको क्या हो जाएगा, सक्शन हेड मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब आप इसको 125 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा किए तो यहाँ पर हम 3 kg के प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो 125 डिग्री सेचुरेशन टेम्परेचर है। और ये जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
जैसा जैसा प्रेशर बढ़ते जाएगा उसका क्या होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर का मान बढ़ते जाएगा। तो अब इसके सक्शन पर 6 kg है, तो 6 kg के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 160 डिग्री टेम्परेचर तक क्या हो जाएगा, वो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसको निकालने का एक तरीका है, आपको बता देता हूँ। जितने भी प्रेशर पे अगर आपको निकालना है तो डबल रूट रखिए, 6 kg का निकालना है तो 6 कर दीजिए, 10 kg का निकालना है तो 10 कर दीजिए। ऐसे करके निकालेंगे तो किसी भी स्टीम का जो हो जाता है वो सैचुरेशन टेम्परेचर, वाटर का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब 6 kg के हिसाब से यहाँ पर सक्शन पर प्रेशर कितना है, 6 kg है। तो इसीलिए डिरेटर जो BFP का सक्शन होगा उस पर 160 डिग्री का सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। तो इसीलिए हम लोग जितना ज़्यादा अगर डिरेटर पर टेम्परेचर को गेन कर पाएंगे उतनी ही अच्छा क्या हो जाता है, बॉयलर की इफ़िशियंसी को गेन करने में हम लोग को मदद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक क्या होगा, अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हो रहा है उस चीज़ को। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हाइट पे लगाते हैं ताकि 105 डिग्री हम लोग को टेम्परेचर भी मिल जाए, साथ ही साथ में एक्सेस टेम्परेचर को जब प्रोवाइड करेंगे स्टीम के थ्रू तो क्या हो जाए, बॉयलर की इफ़िशियंसी को भी वो गेन कर सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको एक हाइट पर रखते हैं ताकि उसका सक्शन प्रेशर भी प्रॉपर मिल जाए और इसके लिए एक सैचुरेशन टेम्परेचर का मान भी बढ़ जाए। इसीलिए हम लोग उसको 140-150 तक मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिरेटर को क्यों हाइट पे लगाते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सैचुरेशन टेम्परेचर को हम लोग को गेन करना होता है ताकि वहाँ से प्रॉपर ऑक्सीजन को रिमूव कर सकें। दूसरा चीज़, BFP के सक्शन पर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जा सके, इसके लिए भी हम लोग इसको हाइट पर लगाते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ नेक्स्ट पूछा जाता है कि जो डिरेटर है अगर इस पर हम लोग स्टीम या फिर इनसफिशिएंट अगर स्टीम की सप्लाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो अगर मान के चलो कि ये स्टीम को हम लोग इनसफिशिएंट अगर सप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर वाटर को हीट अप नहीं कर पाएगा और ये पूरी तरह से हीट नहीं होगा और वहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए उसको इन प्रॉपर स्टीम सप्लाई से क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन प्रॉपर रिमूव नहीं हो पाता। इसीलिए किसी वजह से उसको क्या किया जाता है, केमिकल डोजिंग की जाती है और ये केमिकल डोजिंग LP डोजिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग को डिरेटर के दौरान पूछा जाता है ड्यूरेशन के दौरान BFP पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो BFP पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इस चीज़ को आप भूल जाइए, कोई भी इफेक्ट आता होगा, BFP पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बस आपको याद रखना है वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिरेटर पर हम लोग का डीएरेशन प्रोसेस होता है, या तो वो डीगैसिफिकेशन होगा या फिर डीऑक्सीजनेशन होगा। तो आप इंटरव्यू में जाएंगे तो याद रखना डीगैसिफिकेशन बोला जाए, डीऑक्सीजनेशन बोला जाए, या मैकेनिकल डीएरेशन बोला जाए, या फिर डीएरेटर बोला जाए। नेक्स्ट है मैकेनिकल डीएरेशन, दूसरा केमिकल डीएरेशन। केमिकल डीएरेशन LP डोजिंग को बोलते हैं और मैकेनिकल डीएरेशन ये जो पूरे सिस्टम के द्वारा जो किया जा रहा है उसको बोला जाता है। और ये पूरा सिस्टम किस पर वर्क करता है, हेनरिस लॉ और पार्शियल प्रेशर, मतलब कि यहाँ पर क्या है, गवर्नर्स लॉ, जो कि गैस सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में वर्क करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी अगर और कुछ भी डाउट आता है उसको आप प्लीज़ कमेंट्स करके हमको बताइए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और ठीक है फ्रेंड्स, स्टे होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।